दूसरे इकाई का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने एक क्लास लिया था इस पर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति एक आराम हो गया, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये चौथा अध्याय है आपका। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक रूप लेते हैं और सारे सामाजिक विभाजन जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो वो नुकसानदायक नहीं होते। कुछ सामाजिक विभाजन हो सकते हैं कि राजनीतिक अभिव्यक्ति लें तो उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन अधिकतर सामाजिक विभाजन या अंतर जो होते हैं जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में कई समस्याओं का समाधान होता है राजनीतिक रूप लेने से। इस अध्याय में हम लोगों को 3 समस्या के बारे में लेके चलना है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये तीनों समस्याएं जो सामाजिक अंतर है, विभाजन का कारण बनती हैं, इनका जब राजनीतिक रूप में अभिव्यक्ति होता है तो लोकतंत्र में क्या परिवर्तन आते हैं। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है या लोकतंत्र कमजोर होता है, और भारत के लोकतंत्र में जब इनकी अभिव्यक्ति होती है तो क्या स्थिति बनती है, इसी को हम लोगों को देखना है। तो लैंगिक अंतर को हम लोग कल शुरू किए थे। लैंगिक अंतर, लैंगिक अंतर में हम लोगों ने देखा था, लैंगिक अंतर का मतलब होता है स्त्री और पुरुष में जो अंतर बढ़ता जाता है समाज में, समाज के स्तर पर जो भेदभाव होते हैं स्त्री पुरुष में, उसको लैंगिक अंतर बताते हैं। तो यह लैंगिक अंतर केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। विश्व के लगभग हर देश में नारी और पुरुष दोनों में अंतर बढ़ते जा रहे हैं शुरू से ही। आजादी के पूर्व 1947 से पूर्व नारियों की जो स्थिति थी समाज में वो बहुत बदतर हो गई थी, बहुत खराब थी। इसमें न उन्हें समानता का अधिकार मिला हुआ था और न सार्वजनिक क्षेत्र में उनको किसी तरह का कोई अधिकार करने का हक माना जाता था। उनको निजी क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार और घर के अंदर ही रहने का अधिकार उनको दिया जाता था। उनको यह कहा जाता था कि जितने नारी हैं वो केवल घर के कामों को देखभाल करने के लिए हैं, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए, बच्चों का देखभाल के लिए, घर के अंदर के कामों के लिए उनका केवल उपयोग होता था। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते थे बाहर के, वो सारे मसले राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर कार्य क्षेत्र हो किसी भी तरह का, वो सारे पुरुषों के हक में आ गए थे और सार्वजनिक क्षेत्र पूरा का पूरा पुरुषों के अधीन चला। यह हर देश का स्थिति था, केवल भारत का नहीं था। तो कई नारीवादी संगठन सामने आए, आंदोलन हुए नारियों के, और इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और तब इन्हें जाकर कुछ अधिकार मिलना शुरू हो गए। इन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में काम करने का अधिकार मिला। जब इन्हें शिक्षा का अधिकार मिला तो जब पढ़ने लिखने लगी तो सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी वगैरह भी करने लगी। कई हिस्सों में इनको राजनीतिक रूप में कुछ हिस्सेदारी मिली, जहां पर इनको राजनीतिक चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार मिला। फिर भी इनकी जो स्थिति है, जो पुरुषों की स्थिति है, उससे बहुत उनके समान तो नहीं माना जा सकता है। अभी भी राजनीतिक अभिव्यक्तियों में और बहुत सारे क्षेत्रों में इनको पीछे देखा जा रहा है। अगर भारतीय लोकतंत्र में भी इनकी स्थिति को देखें
भारत में भी देखें तो इन पुरुष और स्त्रियों में अभी भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने कई पॉइंट कल देखा था। पहला पॉइंट देखा था कि स्त्रियों में साक्षरता दर 54% है, जबकि पुरुषों में 73%। तो स्त्रियों में साक्षरता दर कम पाए जाने का मतलब है कि स्त्रियों के साथ शिक्षा के लिए अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन सभी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। इसके अलावा जो साक्षरता की बात है, अगर उच्च शिक्षा में देखेंगे हाई स्कूल के बाद, तो हाई स्कूल के बाद उनका अनुपात और घट जाता है, उनमें शिक्षा और कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट देखें, जब महिलाओं में उच्च शिक्षा का अभाव है तो भारत में अच्छी अच्छी नौकरियां, जो अच्छे वेतन वाले हैं, अच्छे पद हैं, वो स्त्रियों के हाथ नहीं लगते। पुरुष ही अच्छे वेतन वाले पदों में, उच्च अधिकारी के पद पे पुरुष ही काबिल रहते हैं। ये 2 पॉइंट के आधार पर हम लोगों ने निर्णय किया। तीसरा पॉइंट यह भी है कि भारत के अधिकतर माता पिता अपने यहाँ पुत्र की चाह रखते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हमारे यहाँ पुत्र ही पैदा हो, लड़कियां यानी कि पुत्री पैदा न हो। इसके लिए वे तरह तरह का उपाय भी करते हैं, और जब पुत्र पैदा होता है घर में तो तरह तरह के उत्सव और खुशियां मनाई जाती है। और स्त्रियां अगर बच्ची पैदा हुई तो उसके लिए जो है तो कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, घर का सारे सदस्यों का चेहरा लटक जाता है। इसके लिए कई उपाय करते हैं लोग, भ्रूण हत्या वगैरह भी कर देते हैं, जिसके कारण जो स्त्रियों की संख्या है प्रति 1000 पुरुष पर वह घटते जा रहा है। हमारे यहाँ जो है सो 900 स्त्रियों की प्रति 1000 पुरुषों पर 916 या कुछ आ गया है इनका औसत, जो कि बहुत कम है हमारे यहाँ। और कुछ राज्यों में तो उससे भी कम आ गया है, उससे भी कम हो गया है। 800, 850 ऐसे बहुत सारे राज्यों में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या हो गई है। और यह बताता है कि भारत में कैसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता। एक और पॉइंट है जो हम लोग भारत में अंतर करते हैं स्त्री पुरुष में, और वह है दैनिक मजदूरी। हमारे यहाँ कानून है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नारियों के साथ ऐसा नहीं होता। खेल कूद से लेकर के सिनेमा तक, खेत खलिहान आदि क्षेत्रों में, निर्माण कार्यों में आदि में लगे स्त्री पुरुष भले ही समान कार्य करते हैं, लेकिन पुरुषों के तुलना में स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। यह भी एक अंतर करने का कारण है। इस प्रकार लैंगिक अंतर को हम लोगों ने कल स्पष्ट किया था। आज हम लोगों को देखना है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये पॉइंट हम लोग लैंगिक अंतर कल डील कर चुके थे, उसको फिर से हम दोहरा दिए हैं थोड़ा थोड़ा। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आज इस शीर्षक को हम लोग डील करेंगे कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या स्थिति रखता है। तो लैंगिक अंतर से हम लोगों ने यह स्पष्ट किया था कि महिलाओं के साथ समाज में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का अधिकार हो या महिलाओं के हित की कोई बात हो, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पूरे विश्व में लगभग पुरुष प्रधान जो समाज है वह महिलाओं के हितों, महिलाओं के अधिकारों का अनदेखा करता है। जहां भी महिलाओं के हित की
बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है, पुरुष वर्ग आनाकानी करने लगते हैं, उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। तो महिलाओं के जो संगठन है, नारीवादी जितने संगठन हैं, महिलाओं ने और आंदोलनकारी संगठन महिलाओं के, इन सारे आंदोलनकारी संगठनों ने, नारीवादी संगठनों ने यह महसूस किया कि जब तक हमें राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमें समानता का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हमें समाज में समानता का अधिकार, पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार हासिल करना है, तो हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमें राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए नारीवादी संगठनों ने कई बार आंदोलन किया, यहाँ तक कहा कि जो निर्वाचित संगठन है, जितने भी जनता द्वारा निर्वाचित पद है या जिन जिन भागों से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य आते हैं, उनमें इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, इनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली है। फिर भी बहुत से देश हैं जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुने गए प्रतिनिधियों में अच्छा खासा हो गया है। अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो विश्व में औसत रूप से 20% निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं का स्थान प्राप्त हुआ है, और कुछ देश उससे भी ज्यादा प्रतिशत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। लेकिन अधिकतर देशों में आज भी, जो विकासशील और अविकसित देशों में, वहां पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर भारत को देखें तो 2009 तक, 2009 से पहले बहुत कम था, नहीं के बराबर, 2009 तक विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था है आपका, केंद्र में लोकसभा इसको कहते हैं, लोकसभा निर्वाचित सभा है, जो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्यों द्वारा बनता है, जो कानून बनाने की एक संस्था है आपकी। इसमें महिलाओं की प्रतिशतता मात्र 10% तक पहुंचा, इसके पहले बहुत कम था। 2009 में जितने निर्वाचित सदस्य हैं विधायिका में, लोकसभा में, उसमें महिलाओं की संख्या 10%। लेकिन अगर राज्य के विधानसभाओं में आप देखते हैं तो विधानसभाओं में इनकी संख्या बहुत ही कम है, चिंताजनक है, 5% से भी कम। राज्यों के विधानसभाओं में चुने गए या निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं की संख्या मात्र 5% है, यह चिंता की है। और बहुत सारे संस्थाओं में देखेंगे तो इससे भी कम मिलता है। तो नारीवादी संगठनों ने यह संघर्ष किया है, यह मांग रखा है कि कम से कम हमें एक संतोषजनक स्थिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसके लिए एक विधेयक भी लाया गया था लोकसभा में कि नारियों का स्थान लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के रूप में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि लोकसभा में पुरुषों की प्रधानता है, इसलिए यह विधेयक आज तक पास नहीं हुआ है, और कई लगभग 10-20 वर्षों से यह लटका हुआ है, अभी भी पारित नहीं हुआ। हाँ, एक खुशी की बात है कि भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज यानी तृतीय स्तर की जो संस्था है, उसमें इनका जो है 30 पर 1/3 यानी 3 में से 1
33% मान सकते हैं। 1/3 का मतलब 33% सीटें आरक्षित की गई। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इनका प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में तृतीय स्तर की सरकार में बढ़ी है और लगभग 10 लाख से अधिक महिलाएं इन संस्थाओं में निर्वाचित हो रही हैं। ये एक संतोष का विषय है भारत के लिए। तो ये महिलाएं चाहती हैं, महिलाएं संगठन चाहती हैं कि केवल हमें पंचायती राज में ही यह अधिकार न मिले, बल्कि 33% 1/3 बहुमत निर्वाचित सदस्यों की संख्या में हमारा स्थान लोकसभा और विधानसभाओं में भी प्राप्त हो। अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका बढ़ेगा तो सार्वजनिक क्षेत्रों में भी इनका योगदान और अधिक बढ़ेगा, इनके अधिकार और मजबूत होंगे और लगभग पुरुषों के बराबर इनको अधिकार प्राप्त होने लगेंगे। तो इस तरह से महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब तक नहीं प्राप्त होता है, तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना मुश्किल है। अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो एक टेबल एक तो बना के दिया है, डायग्राम पेज नंबर 44 में, उसमें आप देखिए कि क्या स्थिति है भारत की। भारत का लोकसभा, हर लोकसभा का दिया है विश्व में 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों की तुलना किया है, जिसमें महिलाओं की संख्या राजनीतिक में निर्वाचित सदस्यों में कितना है वो दिखाया गया है। भारत में बहुत कम है, 10% के आसपास, जबकि अन्य देशों में कुछ ज्यादा है और कुछ 20% के आसपास है। तो महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में भारत अभी बहुत पीछे है। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ हद तक वो सफल भी रहा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो जब तक महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता, तो उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह नारीवादी संगठनों, नारी आंदोलन करने वाली संस्थाओं का विश्वास है और यह समझ में भी आ रहा है कि यह आवश्यक है। ऐसा करने से हो सकता है कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व, जो अधिकार है, वो समानता के रूप में सामने आ जाए। और जब तक हम यह अधिकार महिलाओं को नहीं देते, तब तक हमारा देश, हमारा समाज पिछड़ा रहेगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या हमारी जनसंख्या में 50%, आधा हिस्सा होता है, लगभग आधा। तो अगर हम आधे अंग को पिछड़े रखेंगे तो आधे अंग के साथ विकास नहीं कर सकते। तो देश में नारी शक्ति को जगाना है, नारी को पूरा अधिकार देना है, निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में समानता का अधिकार देना है, जिससे कि महिलाओं का विकास हो। महिलाओं का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का होगा तो देश का विकास होगा, समाज में शांति बहाल होगी। तो अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो महिलाओं का जो अधिकार है पुरुषों के बराबर होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनका बढ़ना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा तो उनको समानता का अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने से क्या होगा लोकतंत्र। अगर ये एक अंतर है, लैंगिक अंतर है, लेकिन इस लैंगिक अंतर का अगर राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है तो इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, हमारा समाज बेहतर बनेगा, हमारे देश की प्रगति होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो आपका सामाजिक अंतर है,
यह जो सामाजिक विभेद है, अगर इस विभेद का राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे नुकसान नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखा। अब हम एक दूसरे समस्या, 3 समस्या इसमें है, जाति, धर्म और लिंग। तो लिंग के आधार पर हम लोगों ने देख लिया लैंगिक अंतर क्या है हमारे समाज में, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने पर ही हमारे समाज और देश का विकास होगा, ये हम लोगों ने देखा। समझ है अभी? अब हम लोग एक दूसरी समस्या, दूसरा शीर्षक हम लोग चलते हैं, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। सांप्रदायिकता और राजनीति। देखिए, अब हम दूसरी समस्या, 3 समस्या को लेकर चलना था समाज की, एक जाति, धर्म और लिंग। तो लिंग का हो गया, अब हमको धर्म को देखना है। समाज का एक दूसरा विभेद, समाज का एक दूसरा अंतर जिसको हम धर्म कहते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो लैंगिक अंतर जो था वो राजनीति के द्वारा उसकी समस्याओं का हल नहीं होता था, या राजनीतिक अभिव्यक्ति उसकी ज्यादा निखर नहीं थी। लेकिन धर्म को देखेंगे तो धर्म एक ऐसा चीज है जो समाज को बांटने का काम करता है अधिकतर हिस्सों में, लेकिन इसका राजनीतिक अभिव्यक्ति होगी तो क्या होगा ये भी देखना है। तो सबसे पहले आप धर्म देखें कि धर्म क्या है और उसके द्वारा समाज बढ़ता कैसा है। पूरे विश्व के देशों को देखिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा देश हो। भारत जैसे देश को देखेंगे तो और इसमें विभिन्नता मिलेगी आपको। भारत जैसे देशों में कई धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, कई धर्मों को मानते हैं, और सभी के पूजा करने की पद्धतियां और संस्कृति, विवाह आदि कार्यक्रम सामाजिक स्तर पर जो भी हो सब अलग अलग होते हैं। तो जब भारत जैसे देश में इतने सारे धर्म मिल सकते हैं तो और सारे देशों में विश्व के यही स्थिति है। और धार्मिक अंतर के कारण समाज कई भागों में बंटता है। आयरलैंड को अगर उदाहरण लेते हैं आप, उत्तरी आयरलैंड का, तो उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म को लोग मानते हैं, ईसाई धर्म को, लेकिन पूजा पद्धति वहां 2 भाग में बटी हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये हम लोगों ने देखा है कि एक ही धर्म को मान रहे हैं लोग, लेकिन वहां एक ही धर्म में 2 संप्रदाय है। पूजा पद्धति जो वहां है, भगवान का नाम लेने और पूजा करने की विधि अलग अलग है, जिसके कारण एक धर्म मानते हुए भी लोग अलग अलग महसूस करते हैं अपने आप। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म अलग हो तब तो अलग मानते ही हैं लोग, लेकिन धर्म अगर एक ही हो तब भी लोग कई संप्रदाय में बटे हो सकते हैं। और धर्म की अभिव्यक्ति राजनीति में निश्चित रूप से होती है। इसकी सारी समस्याओं का समाधान राजनीति से ही होता है, और राजनीति भी धर्म के आधार पर ही चलती है। राजनीति में भी धर्म की अभिव्यक्ति साफ दिखाई देती है। धर्म के आधार पर राजनीति चलती है, लेकिन हर धर्म के अनुसार नहीं चलती है कि धर्म के अनुसार राजनीति प्रभावित न लगे। अलग अलग धर्मों में जो अच्छे सिद्धांत होते हैं, धर्मों में जो अच्छी चीज बताई जाती है, अच्छी बातें होती है, उनको विभिन्न धर्मों से लेकर
और राजनीति में उसकी अभिव्यक्ति अगर की जाती है और सभी धर्मों में कोई अंतर नहीं बरता जाता, राजनीति के द्वारा, सरकार के द्वारा धर्म में समानता व्यवहार किया जाता है, तो वहां पर धर्म की अभिव्यक्ति राजनीति में बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती और लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। लेकिन ज्यादा दिक्कत तब होता है जब धर्म को लेकर राजनीति होने लगती है और एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बाकी धर्मों के, राष्ट्र के बाकी धर्मों को उपेक्षित किया जाता है, तो वहां पर जो है सो विरोध होता है, अशांति फैलती है और धर्म का राजनीतिक रूप लेना वहां खतरनाक हो जाता है। जैसे श्रीलंका में हम लोगों ने देखा, श्रीलंका में सिहलियों और तमिलों, तमिल भाषा बोलने वाले, सिंहली भाषा बोलने वाले के आधार पर जब वहां राजनीति की गई तो उस देश में अशांति फैल गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विभिन्न तरह के धर्म किसी देश में हैं तो उन सारे धर्मों की अच्छाइयों को लेकर राजनीति करनी चाहिए और उसको प्रेरित करके राजनीति के सिद्धांत बनाने चाहिए, लोकतंत्र में उनको स्थान देना चाहिए, किसी एक धर्म को विशेष स्थान नहीं देना चाहिए और उसके आधार पर राजनीति करना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऐसा होने पर राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति से कोई हानि नहीं पहुंचता, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। यहाँ 3 चीज दिया है कि कहता है जरा इन बातों पर ध्यान दें। इसमें गांधी जी का उल्लेख किया गया है कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये गांधी जी का कहना है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े होते हैं। गांधी जी ने कहा था कि धर्मों को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, लेकिन धर्म का मतलब राजनीति, गांधी जी का इस्लाम या हिंदू जैसे धर्म से नहीं था, बल्कि धर्मों में जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उससे था। यानी नैतिक मूल्यों के आधार पर जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं, अच्छे नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए और राजनीति में अच्छे मूल्यों को अगर हम लेकर चलेंगे धर्मों के, तो हमारी राजनीति, हमारा लोकतंत्र सफल रहेगा। ये गांधी जी का मानना था। दूसरा दिया है, अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। मानवाधिकार आयोग विश्व में हर देश में काम कर रहा है। इस समय आपके देश का मानवाधिकार आयोग ने यह महसूस किया है कि जब भी दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम पर, तो उसमें अल्पसंख्यक लोग ज्यादा मारे जाते हैं। इसलिए मानवाधिकार आयोग ने यह निवेदन किया है सरकार से कि अल्पसंख्यकों की इस तरह के दंगों से रक्षा की जाए। तीसरा दिया है, देखो, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं के में भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है नारीवादी आंदोलन। नारी आंदोलनकर्ता संगठनों का मांग है कि जितने धर्म हैं हमारे देश में, उसमें पारिवारिक कानून जो है धर्म के अनुसार, वह स्त्री और पुरुष में अंतर करता है। काफी भेदभाव बरता जाता है महिलाओं के साथ। तो इन नारीवादी संगठनों का निवेदन है सरकार से कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे इन कानूनों से महिलाओं की रक्षा हो सके और हर धर्म में
नारियों का सम्मान हो सके, बराबरी का अधिकार मिल सके, पारिवारिक कानून को में सुधार किया जाए, धर्म के पारिवारिक कानून में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धर्म जो है समाज में विभेद का कारण बनते हैं, लेकिन यह ऐसे कारण नहीं है जिनके द्वारा राजनीतिक प्रभावित होकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा। अगर सरकार चाहे, किसी देश का संविधान चाहे, वहां की राजनीति करने वाले जो नेतागण चाहें, तो धर्म के द्वारा जो हानि होती है समाज को, उसको दूर किया जा सकता है। इसके लिए समानता का अधिकार धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीतिक होना चाहिए। अगर राजनीति हम करें, धर्म की अभिव्यक्ति राजनीति में हो, तो लोकतंत्र मजबूत होगा और धर्मों के नैतिक मूल्यों को लेकर राजनीति करना चाहिए। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार, विशेष स्थान नहीं प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग इसी में पढ़ेंगे धर्म की सांप्रदायिकता और राजनीतिक अभिव्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष शासन। इसी पॉइंट को आगे हम बढ़ाएंगे, धर्म वाला ही। कल धर्म के बारे में थोड़ा सा बताए हैं, उसके बाद सांप्रदायिकता बताएंगे धर्म से। कल इसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धर्मनिरपेक्ष शासन फिर है, उसका जाति और राजनीति उत्पाद में तीसरा पॉइंट इसी में कल जुड़ा हुआ है। कल पहले अभी धर्म पर और चलेगा।